हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। एक बार फिर से आप सभी का क्रेजी जिगर के डेली करंट अफेयर की सीरीज में स्वागत है। मेरा नाम है पंकज वैष्णव और आज के सेशन में हम 27 अगस्त के सभी करंट अफेयर को यहाँ पर डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं। एक एक फैक्ट को आराम से सुनिएगा। आज गणेश चतुर्थी है, तो आप सभी को गणेश चतुर्थी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। इसके अलावा कल का जो करंट अफेयर होगा 28 अगस्त का, वो आपको दोपहर में मिलेगा 2 बजे तक। मुझे आउट ऑफ स्टेशन जाना है तो शायद मैं नहीं आ पाऊँ, मॉर्निंग में नहीं पहुंच पाऊँ, तो आपको दोपहर तक मिल जाएगा करंट अफेयर। परेशान मत होइएगा। काफ़ी स्टूडेंट है जो परेशान हो जाते हैं, अदर वीडियोस में कमेंट आने लगते हैं उनके कि सर करंट अफेयर नहीं आया। तो रिलैक्स रहिएगा, दोपहर में मैं आपको करंट अफेयर दे दूंगा 2 बजे तक। आइए शुरू करते हैं आज के सेशन को। सबसे पहला इंपॉर्टेंट करंट अफेयर, अजय कुमार भल्ला जिन्हें नागालैंड का एडिशनल चार्ज दिया गया, किस राज्य के राज्यपाल हैं? तो अजय कुमार भल्ला ये वर्तमान में मणिपुर राज्य के राज्यपाल के पद पर हैं। लास्ट ईयर के एंड में इनको अपॉइंट किया गया था मणिपुर के राज्यपाल के रूप में। अभी क्या हुआ है कि अगस्त मंथ में नागालैंड के जो राज्यपाल थे ला गणेशन, उनका निधन हो गया था। तो नागालैंड के गवर्नर का पद अभी खाली था, इसीलिए मणिपुर के गवर्नर अजय कुमार भल्ला को एडिशनल चार्ज दिया गया है नागालैंड के राज्यपाल के पद का। तो मणिपुर के राज्यपाल, मणिपुर के 22वें राज्यपाल हैं ये अजय कुमार भल्ला। अब ये नागालैंड के राज्यपाल के रूप में भी कार्य करेंगे, क्योंकि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग कोई भी एक व्यक्ति एक से अधिक राज्यों का राज्यपाल बन सकता है एक साथ। 7th अमेंडमेंट एक्ट 1956 के माध्यम से ये प्रावधान किया गया था। तो ये परमानेंट अभी राज्यपाल हैं मणिपुर के और एडिशनल चार्ज संभालेंगे नागालैंड के राज्यपाल के पद का। नागालैंड के 16वें गवर्नर थे ला गणेशन, जिनका अभी निधन हो गया था 80 वर्ष की आयु में। देखिए, कुछ समय पहले ही भारत की प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू ने 2 राज्य और एक यूटी में गवर्नर और जो लेफ्टिनेंट गवर्नर है उनको भी अपॉइंट किया था। तो उनकी भी बात कर लेते हैं। आपको पता होना चाहिए कि गवर्नर का जो अपॉइंटमेंट है वो प्रेसिडेंट के द्वारा किया जाता है, तो अभी द्रौपदी मुर्मू के द्वारा किया जा रहा है। देखिए, लद्दाख में कुछ समय पहले ही हार्डली 1 मंथ हुआ होगा, लेफ्टिनेंट गवर्नर के रूप में अपॉइंट किए गए हैं कविंदर गुप्ता। ठीक है, इनके पहले ब्रिगेडियर बी.डी. मिश्रा थे लेफ्टिनेंट गवर्नर लद्दाख के, इनको रिप्लेस किया है कविंदर गुप्ता ने। इनके अलावा हरियाणा के गवर्नर के रूप में अपॉइंट किया गया आसिम कुमार घोष को, और गोवा के गवर्नर के रूप में अपॉइंट किया गया अशोक गजपति राजू को। तो इनको भी याद रखिएगा। और नागालैंड के राज्यपाल के रूप में एडिशनल चार्ज मिला है किसको? अजय कुमार भल्ला को। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं तो किसी भी राज्य में गवर्नर का अपॉइंटमेंट आर्टिकल 155 के तहत भारत के प्रेसिडेंट के द्वारा किया जाता है। हालांकि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की रिकमेंडेशन पर किया जाता है, लेकिन करते कौन है? भारत के प्रेसिडेंट। इसके अलावा यूटी में, यूनियन टेरिटरीज में, अगर लेफ्टिनेंट गवर्नर या फिर एडमिनिस्ट्रेटर अपॉइंटमेंट की बात आती है तो ये आर्टिकल 239 के तहत भारत के प्रेसिडेंट के द्वारा किया जाता है। तो लेफ्टिनेंट गवर्नर अगर यूटी है तो भी प्रेसिडेंट ही अपॉइंट करेंगे, और गवर्नर को अपॉइंट भी प्रेसिडेंट ही करते हैं किसी भी राज्य में। 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, जिसके बारे में मैंने आपको बताया 1956 के तहत स्टेट किसी भी एक व्यक्ति को एक से ज्यादा स्टेट का जॉइंट गवर्नर बनाया जा सकता है। ये प्रेसिडेंट के पास पावर है, और ऐसी कंडीशन में उनके जो वेतन भत्ते हैं ना, प्रेसिडेंट ही डिसाइड करते हैं। आगे आइए, यूक्रेन के ड्रोन हमले के कारण रूस के किस न्यूक्लियर पावर प्लांट में आग लग गई है? तो रूस का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूक्लियर पावर प्लांट है जिसका नाम है कर्स्क न्यूक्लियर पावर प्लांट, या कुर्स्क इसे कहा जाता है। तो इस न्यूक्लियर पावर प्लांट में अभी आग लग गई थी क्योंकि यूक्रेन ने अटैक कर दिया था। आपको पता है कल के सेशन में हमने एक पाइपलाइन को भी पढ़ा था जिस पर यूक्रेन ने अटैक किया था, और यह भी रशिया की ही पाइपलाइन थी। कौन सी थी? द्रुब्जा, कल हमने बात की थी। तो द्रुब्जा क्रूड ऑयल की पाइपलाइन ये भी रशिया की थी जिस पर यूक्रेन ने अटैक किया। और अभी यूक्रेन ने क्या किया रिसेंटली कि एक ड्रोन अटैक कर दिया है न्यूक्लियर पावर प्लांट पर, और ये न्यूक्लियर पावर प्लांट रशिया का है जिसका नाम है कुर्स्क न्यूक्लियर पावर प्लांट। किसका? रशिया का। रशिया के बड़े इंपॉर्टेंट पावर प्लांट में इसे गिना जाता है।
इस संयंत्र में 4 ऑपरेटिंग रिएक्टर है वर्तमान में, और हर रिएक्टर की अगर कैपेसिटी देखते हैं ना तो 1000 मेगावाट है। टोटल 4000 मेगावाट का ये प्लांट है, मतलब बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही बड़ा न्यूक्लियर पावर प्लांट। तो यहां से न्यूक्लियर से जो पावर प्लांट है ना उससे रेडिएशन लीक होने का भी खतरा बढ़ गया है, जिसके कारण यूरोप के सारे देशों ने चेताया है यूक्रेन को कि भैया आप न्यूक्लियर पावर प्लांट पे अटैक मत करो। इससे पूरा यूरोप और इन फ्यूचर पूरा वर्ल्ड या पूरा जो देश है सारे वो प्रॉब्लम में आ सकते। वैसे आपको पता है यूक्रेन के भी एक न्यूक्लियर पावर प्लांट पर पिछले साल अटैक हुआ था, जिसका नाम था जेपुरिजिया न्यूक्लियर पावर प्लांट। तो कभी अगर जेपुरिजिया से क्वेश्चन आता है कि ये न्यूक्लियर पावर प्लांट किस देश का है, तो ये यूक्रेन का है। यूरोप के सबसे बड़े न्यूक्लियर पावर प्लांट में गिना जाता है जेपोरेजिया, तो ये यूक्रेन का है। तो इस पर अटैक हुआ था लास्ट ईयर, ड्रोन से अटैक हुआ था। तो उसमें भी काफी चेतावनी जारी की गई थी यूरोपीय यूनियन के द्वारा और वर्ल्ड की बड़ी बड़ी संस्थाओं के द्वारा। और अब जो अटैक हुआ है रशिया के कुर्स्क न्यूक्लियर पावर प्लांट पे हुआ है। किसका है? रशिया का। इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस में कौन सा देश ऑफिशियली शामिल हुआ है? इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस एक ऐसा अलायंस जिसका संस्थापक इंडिया है। बिल्ली की 7 बड़ी प्रजातियां, उनके संरक्षण के लिए इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस 2023 में इंडिया ने बनाई थी। शुरुआत में इसके 5 देश मेंबर थे, ऑलमोस्ट 27 कंट्रीज ने इसके मेंबर बनने पर सहमति दी है, लेकिन अभी ऑफिशियली उन्होंने साइन नहीं किया एग्रीमेंट। अभी जिसने साइन किया है वो देश हो जाएगा एशिया का नेपाल। तो नेपाल ऑफिशियली इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस का हाल ही में मेंबर बना है। भारत के पीएम नरेंद्र मोदी ने अप्रैल 2023 में कर्नाटका के मैसूर से इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस की शुरुआत की थी। भारत में जो प्रोजेक्ट टाइगर है ना उसकी 50वीं एनिवर्सरी थी, तो उस उपलक्ष्य में कर्नाटका मैसूर से शुरू किया गया, अनाउंस किया गया इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस। इसी साल 16 जून 2025 को इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस की एक असेंबली का आयोजन किया गया था, और इसमें इस संस्था के प्रेसिडेंट अनाउंस किए गए। ये भारत के इन्वायरमेंट मिनिस्टर बनाए गए भूपेंद्र यादव। तो वर्तमान में इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस के अध्यक्ष कौन है? इंडिया के हैं, भूपेंद्र यादव। और इसी के साथ भारत के एक आईएफएस अधिकारी हैं जिनका नाम है सत्य प्रकाश यादव। ये पहले डायरेक्टर जनरल अपॉइंट किए गए हैं इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस के, और अध्यक्ष है भूपेंद्र यादव। ठीक है, देखिए गोल क्या है? बड़ी बिल्लियों की 7 प्रजातियों का संरक्षण करना। फॉर एग्जाम्पल टाइगर, लॉयन, लेपर्ड, स्नो लेपर्ड, प्यूमा, जगुआर और चीता। इनके कंजर्वेशन के लिए इस अलायंस को बनाया गया था। इंडिया ने इसकी पहल की थी। इंडिया की पहल पे ये 50वीं एनिवर्सरी प्रोजेक्ट टाइगर की तब बनाया गया था। 5 मेंबर कंट्री में जो ऑफिशियली इसके मेंबर हैं इंडिया के अलावा निकारागुआ, स्वातिनी, लाइबेरिया और सोमालिया। 27 कंट्रीज ने ज्वाइन करने पर सहमति दी है, लेकिन अभी ऑफिशियल मेंबर ये नहीं बने हैं। छठा मेंबर कौन बना है? नेपाल। इसका हेडक्वार्टर इंडिया में ही है, इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस का। ये देखने को मिलता है नई दिल्ली में। ओके, और अभी ऑफिशियली मेंबर कौन बना? ये बना नेपाल। आप सभी को गणेश चतुर्थी के उपलक्ष्य में क्रेजी जीके ट्रिक और रूट एप्लीकेशन पर 90% तक ऑफ सभी कोर्सेज पर अभी के लिए दिया जा रहा है। तो आप चेकआउट कीजिएगा क्रेजी जीके ट्रिक और रूट दोनों ही एप्लीकेशन को। सारे एग्जाम ओरिएंटेड कोर्सेस आप एक बार चेकआउट कीजिए, विजिट कीजिए, सब पर आपको बहुत अच्छा डिस्काउंट मिल जाएगा। अभी के लिए ये आपके लिए सुपर सेवर सेल है, तो विजिट जरूर कीजिए, चेकआउट कीजिए दोनों ही एप्लीकेशन को। ठीक है, एप्लीकेशन की लिंक डिस्क्रिप्शन में, प्ले स्टोर से भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। और कोई भी आपको हर्डल आता है, कोई भी आपको कोर्स ज्वाइन करने में प्रॉब्लम आ रहा है, तो आप हेल्पलाइन नंबर पर कॉल कर लीजिए। तो 90% तक ऑफ मिल जाएगा आपको सभी कोर्सेस। चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं। हाल ही में दिल्ली के मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की सुरक्षा को किस कैटेगरी में अपग्रेड किया गया? दिल्ली की चौथी महिला सीएम हैं अभी तक रेखा गुप्ता। दिल्ली में सबसे पहली बार कोई महिला सीएम बनी थी सुषमा स्वराज, बीजेपी की थी। फिर सेकेंड टाइम बनी शीला दीक्षित, फिर आतिशी सिंह जो कि आम आदमी पार्टी के एंड में कार्यकाल में रही,
तीसरी, और अब चौथी महिला सीएम बनी हैं दिल्ली की रेखा गुप्ता, बीजेपी की। अभी कुछ दिन पहले क्या हुआ था कि इन पर एक अटैक हो गया था, इन पर किसी ने अटैक कर दिया था, उसके कारण हालांकि ज्यादा इनको मतलब कुछ अटैक किया था, नॉर्मल अटैक था लेकिन अटैक हुआ था इन पर। तो मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की सुरक्षा में ये बहुत बड़ी चूक है ना। वहां पर जान से मारने की कोशिश नहीं की गई थी, लेकिन इन पर थप्पड़ से और इस तरीके का एक अटैक किया गया था, पर ये एक सीएम की सुरक्षा में बहुत बड़ी चूक है। तो इसीलिए अब सीएम जो रेखा गुप्ता है दिल्ली की, उनके लिए, उनके संरक्षण के लिए उनकी जो सुरक्षा है उसको Z+ कैटेगरी में अपग्रेड किया गया। देखिए, Z+ कैटेगरी आपको समझना पड़ेगा कि इंडिया में जो बड़े बड़े जो पर्सनालिटीज हैं, चाहे वो मंत्री हों, पीएम हो, सेंट्रल में कोई मिनिस्टर हो, स्टेट में कोई ऐसे मिनिस्टर हैं जिनको थ्रेट हो सकता है जान का, तो उनको एक सिक्योरिटी दी जाती है। अब ये सिक्योरिटी अलग अलग तरीके की हो सकती है, बात करेंगे। रेखा गुप्ता को जो मिली है वो है Z+ सिक्योरिटी। इसमें क्या होता है, 40 से 50 जवान और कमांडो होते हैं जो कि सुरक्षा करते हैं, जिनको भी Z+ सिक्योरिटी दी गई है। रेखा गुप्ता की सिक्योरिटी अभी तक सीआरपीएफ के द्वारा की जा रही थी, अब इसे वापस दिल्ली पुलिस को डाइवर्ट किया गया। देखिए, जो सिक्योरिटी इंडिया में दी जाती है ना, वो नॉर्मली 6 कैटेगरी की होती है। एक होती है एसपीजी, ये तो केवल पीएम को ही मिलती है। ओके, बाकी एक्स, वाई, Y+, Z और Z+, ये हो गई 5। 30 एसपीजी केवल पीएम को दी जाती है। ये बहुत ज्यादा हाईटेक, हाई सिक्योरिटी, ठीक है। अब अगर हम पांचों में डिफरेंस देखेंगे, डिफरेंस क्या है, तो पांचों में एसपीजी की तो बात अभी अलग कर देते हैं, क्योंकि वो तो पीएम को ही मिलना और वो सबसे हाई सिक्योरिटी है। लेकिन इन पांचों में सबसे हाई होती है Z+। इसमें क्या होता है, जिनकी भी सिक्योरिटी है, सिक्योरिटी में 40 से 50 जवान होते हैं। ओके, 10 एनएसजी कमांडो होते हैं सिक्योरिटी में, ब्लैक कैट कमांडो कहलाते हैं एनएसजी। बहुत ही ज्यादा जो अत्याधुनिक हथियार है उनसे लैस होते हैं, और इसके अलावा जेएमआर, एम्बुलेंस इनके काफिले में शामिल की जाती है। फिर इससे नीचे होती है Z सुरक्षा, ये तो हो गया हाई थ्रेट, जिनको हाई थ्रेट है। फिर उससे नीचे Z सुरक्षा सिक्योरिटी, 20 से 30 जवान होते हैं और 4 से 6 एनएसजी कमांडो इनको दिए जाते हैं। आईटीबीपी, सीआरपीएफ के जवान भी होते हैं सिक्योरिटी में, और एक स्कॉर्ट कार दी जाती है इनको। Y+ सिक्योरिटी की बात करें, 11 जवान इसमें हो सकते हैं, 2 से 4 ब्लैक कैट कमांडो होते हैं। आवास और जब जर्नी होती है, यात्रा, उस दौरान इनकी सुरक्षा की जाती है। वाय सुरक्षा में 8 से 11 जवान हो सकते हैं, 1 से 2 कमांडो दिए जाते हैं एनएसजी के, 2 पर्सनल सिक्योरिटी ऑफिसर्स भी दिए जाते हैं। और एक्स जो सिक्योरिटी है वो सबसे नीचे है, जिनको कोई थ्रेट नहीं है, जो ऐसे भी घूम सकते हैं, पर ठीक है बड़े पद पर हैं। तो एक्स सिक्योरिटी, 2 जवान उनकी सुरक्षा में होते हैं। आमतौर पर 2 आर्म्ड पुलिस होती है इनके साथ, जिनको एक्स सिक्योरिटी होती है। तो ये पूरा सिक्योरिटी का स्ट्रक्चर है, आई होप आपको समझ में आया होगा। रेखा गुप्ता को जो मिली है वो है Z+ सिक्योरिटी, क्योंकि उन पर अटैक हुआ था। कौन सा राज्य डीजी केरलम प्रोजेक्ट के तहत भारत का पहला पूर्ण डिजिटल साक्षर स्टेट बन गया है? वैसे क्वेश्चन से आपको आंसर मिल जाएगा। अच्छा, प्रोजेक्ट कौन सा? डीजी केरलम। तो इसके तहत जो पहला पूर्णतः डिजिटल साक्षर स्टेट बनेगा, वो कौन होगा? केरला होगा। केरला भारत का पहला पूर्णतः डिजिटल साक्षर स्टेट बना है, मतलब जहां की 95% से ज्यादा आबादी, जो ऐसी है जो पढ़ लिख सकती है ना, बच्चे नहीं, 95% से ज्यादा आबादी डिजिटली अवेयर है और डिजिटली लिटरेचर है। ओके, तो केरल बन गया है भारत का पूर्णतः डिजिटल लिटरेसी स्टेट, डीजी केरलम प्रोजेक्ट के तहत। केरला का जो डीजी केरलम प्रोजेक्ट है ना, उसका उद्देश्य यही था कि राज्य को डिजिटलाइज किया जा सके। ओके, योजना के अंतर्गत जो लाया गया था, डिजिटल डिवाइस, इंटरनेट यूजेस या डिजिटल सर्विसेज, इनके बारे में केरल के लोगों को ट्रेन किया जाना उद्देश्य था। और भारत में भी डिजिटल इंडिया मिशन है ना का गठन इसी उद्देश्य से किया गया है, और केरल ने इनिशियली अपने लेवल पर प्रयास किए, और अब ये इंडिया का पहला पूर्णतः डिजिटली लिटरेचर स्टेट है। मतलब जहां के नागरिक पूर्णतः
अवेयर हैं, मोबाइल और लैपटॉप को ऑपरेट कर सकते हैं, गवर्नमेंट स्कीम्स का लाभ लेते हैं, जो डिजिटल ई बैंकिंग है उन सुविधाओं का यूज करते हैं, फ्रॉड के बारे में उनको पता होता है कि डिजिटली कैसे कैसे फ्रॉड होते हैं, तो उससे भी वो बचते हैं। तो इस तरीके से ऑल ओवर डिजिटल लिटरेचर स्टेट बना है भारत का पहला केरला पूर्णतः। तो समझ में आ गया आपको डिजिटल लिटरेसी क्या होती है ना? इसका मतलब है राज्य के ज्यादातर सिटीजन डिजिटल जो डिवाइसेस है, स्मार्टफोन, कंप्यूटर, इनका इस्तेमाल करते हैं, ऑनलाइन सर्विसेज का यूज करते हैं और बेसिक इंफॉर्मेशन इनको डिजिटलाइजेशन की हैगी, ई बैंकिंग और दूसरी चीज। देखिए अभी कुछ दिन पहले केरल में एक गणना हुई थी, जनगणना हुई थी, यह नीलगिरी तहर की थी। इंडिया में सबसे ज्यादा नीलगिरी तहर भी केरला में। जो जॉइंट सेंसस हुआ था नीलगिरी तहर का केरला और तमिलनाडु में, इसमें केरला में नीलगिरी तहर की संख्या नोट की गई है 1365 और तमिलनाडु में 1303 नीलगिरी तहर है। मतलब सबसे ज्यादा नीलगिरी तहर है वर्तमान में केरल में। टोटल ये जो दो राज्य ना, इनमें 2668 नीलगिरी तहर डिटेक्ट किए गए, इनमें सबसे ज्यादा केरला में। तो ये भी एक फैक्ट है, याद रखिएगा, पहले बता चुका हूं। और अब यहां पर डिजिटल लिटरेसी वाला, पूर्णतः डिजिटल लिटरेसी वाला स्टेट कौन बना? तो ये बना है केरल। इसरो ने घोषणा की है कि 2035 तक वह अपने सबसे भारी रॉकेट को लॉन्च करेगा। इस रॉकेट का नाम क्या है? देखिए इसरो इन फ्यूचर जो मानव चंद्र मिशन भेजने वाला है ना, हम चंद्रमा पर इंसानों को भेजने के लिए प्रयास कर रहे हैं। इसरो जो कि इंडिया की अंतरिक्ष एजेंसी है, प्रयास कर रही है। तो इस क्रम में इसरो ने घोषणा की है कि 2035 तक इसरो अपना सबसे भारी रॉकेट लॉन्च करेगा और यह रॉकेट का नाम होगा लूनार मॉड्यूल लॉन्च व्हीकल, LMLV। ठीक है, यह सबसे भारी होगा अभी तक। सबसे भारी रॉकेट को 2035 तक हम ऑपरेशनल कर लेंगे। नेक्स्ट जनरेशन लॉन्च व्हीकल का ही एक उन्नत एडिशन है ये। ऑब्जेक्टिव अगर देखें तो जो मानव चंद्र मिशन है इंडिया का पहला, जो हम इन फ्यूचर 2040 तक लॉन्च कर सकते हैं, यही अभी तक हमारी टाइमलाइन है ना, टारगेट यही है। अगर इसको लॉन्च करते हैं पहला मानव मिशन, तो उसमें हमको हेवी हमारे रॉकेट की जरूरत पड़ेगी। तो हमने सबसे भारी रॉकेट को हम लॉन्च करने वाले हैं, जिसका नाम है लूनार मॉड्यूल लॉन्च व्हीकल। ओके, पेलोड की बात करें कि ये कितना चीजें ले जा सकता है, कितने किलो की चीजें ले जा सकता है, तो जो लोअर अर्थ ऑर्बिट है उसमें 80 टन तक और चंद्रमा तक लगभग 27 टन तक का भार ले जाने में सक्षम है ये जो हेवी रॉकेट हम बना रहे हैं। ठीक है, लूनार मॉड्यूल लॉन्च व्हीकल। अभी तक जो हमारे पास है वो इतने हेवी नहीं है। पहले तो LMLV की ही बात कर लेते हैं। तो देखिए 3 स्टेजेस में ये पूरा ऑपरेट होगा अंतरिक्ष तक जाने तक। तो जो स्टेजेस है उसमें फ्लूइड प्रोपेलेंट का यूज किया जाएगा, है ना, और बाकी जो लास्ट स्टेज है तीसरी, क्रायोजेनिक प्रोपेलेंट का इसमें यूज किया जाने वाला। अभी तक हमारे पास जो रॉकेट है, जो लॉन्च व्हीकल है इसरो के पास, स्पेशली PSLV, पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, ठीक है, ये नॉर्मली अर्थ की निगरानी करने वाले सैटेलाइट जो रिमोट सेंसिंग है उनको ये लॉन्च करता है। जैसे चंद्रयान 1 को भी हमने इसी के माध्यम से लॉन्च किया था। 1750 किलोग्राम तक ये पेलोड ले जा सकते हैं और ध्रुवी ऑर्बिट में इनको स्थापित कर सकते हैं। फिर GSLV, इसकी बात करें तो हेवी कम्युनिकेशन सैटेलाइट ले जाने के लिए इनका यूज किया जाता है। 2250 किलोग्राम तक के पेलोड ये ले जा सकते हैं, है ना। तो इंपॉर्टेंट है ये GTO में स्थापित करने के लिए हेवी कम्युनिकेशन जो सैटेलाइट है उनको लॉन्च किया जाता है GSLV के माध्यम से। फिर आता है LVM-3 लॉन्च व्हीकल, मार्क 3 से कहा जाता है। सबसे भारी सैटेलाइट ले जाने के लिए इनका निर्माण किया गया, जैसे चंद्रयान 2, 3 और गगनयान, इनको इनके माध्यम से लॉन्च किया गया। और गगनयान अभी लॉन्च किया जाने वाला है। 4000 किलोग्राम तक ये पेलोड ले जा सकते हैं और GTO जो हमारा ऑर्बिट है उसमें से स्थापित कर सकते हैं। SSLV जो छोटे सैटेलाइट है ना, उनको लॉन्च करने के लिए इसको बनाया गया है। स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल इन्हें कहा जाता है। 500 किलोग्राम तक के पेलोड जो हैं वो लोअर अर्थ ऑर्बिट में ये स्थापित कर सकते हैं।
तो इस तरीके से अभी तक हमारे पास यही है, लेकिन अब हम बना रहे हैं एक और नया, जो कि लूनार मॉड्यूल लॉन्च व्हीकल होगा। ये इसकी कैपेसिटी बहुत ज्यादा होने वाली, ये बहुत ज्यादा मात्रा में पेलोड को ले जाने में सक्षम है। ओके, सौरभ गांगुली को किस टीम का कोच नियुक्त किया गया है? देखिए, टीम यहां पर इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, पर सौरभ गांगुली के बारे में हमको पता होना चाहिए, वहां से क्वेश्चन काफी एग्जाम में पूछे। अच्छा, ये जिस टीम के कोच बने हैं ना, ये है टाइगर्स ऑफ कोलकाता। अब आप बोलेंगे सर ये कौन सी टीम आ गई टाइगर्स ऑफ कोलकाता नाम की, कभी नाम नहीं सुना आईपीएल वगैरह में भी। देखिए, ये एक अलग तरीके की सीरीज होती है, ये अलग तरीके की सीरीज में खेलते, बात करेंगे। टाइगर्स ऑफ कोलकाता टीम का कोच बनाया गया है सौरभ गांगुली को। इंडियन क्रिकेट के बहुत ही फेमस व्यक्ति है सौरभ गांगुली, है ना, एक फॉर्मर हमारे क्रिकेटर है, एक्स क्रिकेटर। देखिए, ये जो टीम है ना टाइगर्स ऑफ कोलकाता, ये खेलती है इंडियन स्ट्रीट प्रीमियर लीग में। भारत में स्ट्रीट क्रिकेट को बढ़ावा देने के लिए वहां पर जो प्रतिभाशाली जो प्लेयर्स है ना, उनको उठाकर लेके आना, उनको मंच देना खेलने के लिए। अगर वहां से कोई प्रतिभा निकल के आती है तो वो इन फ्यूचर इंडियन क्रिकेट टीम तक जा सकती है। तो ये भारत का पहला टेनिस बॉल T20 क्रिकेट टूर्नामेंट है, टेनिस बॉल से खेला जाता है। तो इंडियन स्ट्रीट प्रीमियर लीग की एक टीम है टाइगर्स ऑफ कोलकाता। 6 टीमें हैं इसमें भी, और 6 टीमों के जो ऑनर है ना, वो फिल्मों से जुड़े हुए लोग हैं, जो एक्टर्स वगैरह हैं। जैसे देखो, माझी मुंबई अमिताभ बच्चन इसका ऑनर है, टाइगर्स ऑफ कोलकाता सैफ अली खान और करीना कपूर इसके ऑनर है। इसी तरीके से वीर ऑफ श्रीनगर अक्षय कुमार, बेंगलोर स्ट्राइकर ऋतिक रोशन, और इस तरीके से चेन्नई सिंघम सूर्या, दक्षिण भारत में जो एक्टर है। तो ये इनकी टीम है, और इन्हीं में से जो टीम है टाइगर्स ऑफ कोलकाता, इसके कोच बने हैं सौरभ गांगुली। अब ये तो इतना इंपॉर्टेंट नहीं था वैसे, लेकिन सौरभ गांगुली के बारे में हमको पता होना चाहिए। देखिए, एक एक्स क्रिकेटर रहे हैं, बहुत ही सफल कैप्टन में गिने जाते हैं महेंद्र सिंह धोनी के साथ। इनकी कैप्टनसी में इंडिया ने 2002 में आईसीसी चैंपियनशिप ट्रॉफी जीती थी, आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी पहली बार। और 2003 का जो वर्ल्ड कप था ना, ओडीआई वर्ल्ड कप, उसके फाइनल तक हम गए थे, हालांकि ऑस्ट्रेलिया से हार गए थे, लेकिन ये इनकी कैप्टनसी में हम गए थे। 424 इंटरनेशनल मैच इन्होंने खेले हैं, जिनमें से 113 टेस्ट और 311 वनडे मैच इन्होंने। इन्हें अर्जुन अवार्ड 1998 में दिया जा चुका है, और पद्मश्री सौरभ गांगुली को 2004 में दिया गया था। ठीक है, तो इनके बारे में इंफॉर्मेशन को याद रखिए। हाल ही में चर्चित किलाउआ वॉल्केनो कहां पर स्थित है? तो अभी एक वॉल्केनो में विस्फोट हुआ है, जिसके कारण वो सुर्खियों में रहा, किलाउआ वॉल्केनो। वैसे हम इसको पहले भी पढ़ चुके हैं। ये हमको देखने को मिलता है हवाई आइलैंड पर। और हवाई आइलैंड किसका है जानते हैं? हवाई आइलैंड है यूएसए का। ये आप देख रहे हैं हवाई आइलैंड, ठीक है। ये थोड़ा सा यूएसए की मुख्य भूमि से दूर है, पैसिफिक ओशियन में देखने को मिलता है। आपको पता है, जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर के समय जब जापान ने अटैक किया था ना पर्ल हार्बर पर, तो ये पर्ल हार्बर एक सैन्य ठिकाना यूएसए का हवाई आइलैंड पर था। तो इसी हवाई आइलैंड पर एक किलाउआ वॉल्केनो देखने को मिलता है, जिसमें अभी उद्गार देखने को मिला, विस्फोट देखने को मिला। वैसे ये पूरा जो एरिया है प्रशांत महासागर का, ये क्या है? रिंग ऑफ फायर, जहां पर वर्ल्ड के 80% से ज्यादा भूकंप और ज्वालामुखी देखने को मिलते हैं। तो हवाई सेंट्रल पैसिफिक ओशियन में स्थित एक वॉल्केनिक आइलैंड है, मतलब यहां पर बहुत ज्यादा सक्रिय वॉल्केनो देखने को मिलते हैं। और ये पार्ट है किसका? यूएसए का। यूएसए का एकमात्र ऐसा राज्य जो कि पूरी तरीके से आइलैंड पर बसा हुआ है, हवाई आइलैंड। ठीक है, तो यहीं पर किलाउआ वॉल्केनो में हाल ही में उद्गार देखने को, जो कि रिंग ऑफ फायर का हिस्सा है। कुछ समय पहले इंडोनेशिया का भी एक ज्वालामुखी में उद्गार हुआ था, माउंट लोकी लोकी, है ना, माउंट लेवोटोबी लोकी लोकी इसका पूरा नाम है। और इसका भी एक जुड़वा ज्वालामुखी भी है, जिसका नाम है माउंट लेवोटोबी प्रेमपुआन ज्वालामुखी। तो ये दोनों जुड़वा ज्वालामुखी है इंडोनेशिया के, जुड़वा ज्वालामुखी कहलाते हैं। और ये भी सक्रिय ज्वालामुखी है, क्योंकि दोनों ही ज्वालामुखी पैसिफिक रिंग ऑफ फायर में देखने को मिलते हैं। ठीक है, पैसिफिक रिंग ऑफ फायर, ये पूरा जो एरिया आप देख रहे हैं, अगर आप इंडोनेशिया देखें तो आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। और यहाँ से जितने भी इंडोनेशिया के द्वीप है, उन पर ये ज्वालामुखी देखने को मिलते हैं। तो इंडोनेशिया में भी काफी सारे सक्रिय ज्वालामुखी, उसमें से माउंट
लेवोटोबी लॉकी लॉकी में भी अभी कुछ समय पहले ही उद्गार हुआ। ठीक है, इंडोनेशिया में 120 से ज्यादा सक्रिय ज्वालामुखी। और अभी हमें जो माउंट किलाउआ जिसकी हम बात कर रहे हैं वो हवाई आइलैंड पर है, जो कि यूएसए का आइलैंड है। इंडिया का एकमात्र एक्टिव वॉल्केनो कौन सा है? बैरन आइलैंड। और ये देखने को मिलता है अंडमान निकोबार आइलैंड पर। ठीक है, रिंग ऑफ फायर, यहां पर अगर आप इमेज देख रहे हैं तो ये पूरा रिंग ऑफ फायर का हिस्सा यहां पर आपको देखने को मिलेगा, इंडोनेशिया। ठीक है, भारत की पहली रिमूवेबल सौर पैनल परियोजना कहां शुरू की गई है? इंडिया की पहली रिमूवेबल सोलर पैनल प्रोजेक्ट की शुरुआत की गई है उत्तर प्रदेश के वाराणसी से। ओके, उत्तर प्रदेश के वाराणसी में एक बनारस लोकोमोटिव वर्क्स का कैंपस है। यहां पर पायलट प्रोजेक्ट के तहत इंडिया की फर्स्ट रिमूवेबल सोलर पैनल लगाए गए हैं। आपको पता है 70 मीटर लॉन्ग सेक्शन पर ये 28 पैनल लगाए गए हैं और इनसे जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगी वो 15 किलोवाट तक होगी। अब आपके दिमाग में आएगा सर ये इंडिया का पहला रिमूवेबल सोलर पैनल प्लांट क्या है? ऐसे सोलर पैनल प्लांट जिनको जरूरत के हिसाब से निकाला जा सकता है, लगाया जा सकता है और शिफ्ट किया जा सकता है। देखिए, जो बनारस लोकोमोटिव वर्क्स से वाराणसी में, इसमें इनको लगाया गया है। अब यहां पर बार बार रिनोवेशन का काम होता है, बार बार कुछ मरम्मत के काम होते रहते हैं, तो बार बार इनको निकाला जा सकता है और इनको लगाया जा सकता है। अभी तक इंडिया में ऐसा कॉन्सेप्ट नहीं था, तो ये इंडिया के फर्स्ट रिमूवेबल सोलर पैनल प्रोजेक्ट या पैनल है जिनको लगाया गया है वाराणसी। कितने पैनल लगे हैं? 28 पैनल लगे हैं। 15 किलोवाट तक इसकी विद्युत उत्पादन क्षमता है। आसानी से हटाए जा सकते हैं, कहीं और ट्रांसफर किए जा सकते हैं, कहीं और भी लगाए जा सकते हैं। तो ये जो पैनल लगाए गए हैं ना, रेलवे ट्रैक के बीच में लगाए गए, जिससे एक तो क्या रेलवे को जो एनर्जी है, जो ऊर्जा है, आवश्यकता पूरी होगी और सस्ती ऊर्जा मिल जाएगी और रिन्यूएबल एनर्जी मिल जाएगी, स्वच्छ ऊर्जा। तो इसीलिए वाराणसी में लगाए गए हैं। पायलट प्रोजेक्ट है, अगर ये सक्सेस होता है तो फिर पूरे यूपी में और इन फ्यूचर अगर सेंट्रल गवर्नमेंट करती है तो पूरे इंडिया में इसका विस्तार किया जाए। लास्ट क्वेश्चन, 26 अगस्त 2025 को विशाखापट्टनम में किन दो प्रोजेक्ट 17A स्टिल्थ फ्रिगेट्स को एक साथ कमीशन किया गया है? इंडियन नेवी के द्वारा दो प्रोजेक्ट 17A स्टिल्थ फ्रिगेट्स को एक साथ कमीशन किया गया 26 अगस्त को, मतलब कल। ये है आईएनएस उदयगिरी और आईएनएस हिमगिरी। ठीक है, आंसर हो जाएगा आंसर सी। देखिए, स्टिल्थ फ्रिगेट्स क्या होते हैं पता है? छोटे युद्धपोत होते हैं, है ना, युद्धपोत होते हैं समुद्र के छोटे छोटे, जो कि रडार सोनार इनसे इनकी नजर में या पकड़ में आए बिना किसी भी दुश्मन के हिमे तक जा सकते हैं, उन पर अटैक कर सकते हैं। तो ये होते हैं स्टिल्थ फ्रिगेट्स। ठीक है, तो 26 अगस्त 2025 को विशाखापट्टनम नेवल बेस, जो कि आंध्र प्रदेश में, यहां पर दो स्टिल्थ फ्रिगेट्स आईएनएस उदयगिरी और आईएनएस हिमगिरी, इनको इंडियन नेवी ने कमीशन किया। देखिए, दोनों ही ये जो युद्धपोत हैं छोटे या स्टिल्थ फ्रिगेट्स हैं, इनको प्रोजेक्ट 17A के तहत बनाया गया है। प्रोजेक्ट 17A के तहत नीलगिरी क्लास के ऐसे 7 एडवांस फ्रिगेट्स बनाए जा रहे हैं, नीलगिरी क्लास के। ठीक है, देखो 7 वॉरशिप, इन सभी का नाम रखा गया है इंडिया की जो माउंटेन रेंज है उनके नाम पर। अब 7 वॉरशिप प्रोजेक्ट 17A के तहत बनाए जा रहे हैं। स्टिल्थ फ्रिगेट का मतलब मैंने आपको समझा दिया क्या होता है। अब अगर हम प्रोजेक्ट 17A की बात करते हैं, सातों का नाम बाद में देखेंगे, प्रोजेक्ट 17A की बात करें तो इंडियन नेवी का एक प्रोजेक्ट है, इसमें नीलगिरी क्लास की 7 छोटे युद्धपोत बनाए जाएंगे। और ये अभी तक जो शिवालिक क्लास की वॉरशिप चल रही है इंडियन नेवी में, ये अभी शामिल है, वो काफी सारे युद्धपोत है शिवालिक क्लास वॉरशिप के। तो इनको रिप्लेस करेंगे नीलगिरी क्लास के ये 7 स्टील्थ फ्रिगेट्स, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है हमारी जो इंडियन नेवी है उसको भी हमें एडवांस करना पड़ेगा, टेक्नोलॉजी से लेस करना पड़ेगा। तो अभी तक ये जो शिवालिक क्लास की वॉरशिप है ये इतने ज्यादा उन्नत नहीं है, तो इनको सबको रिप्लेस करेंगे ये 7 स्टील्थ फ्रिगेट्स।
इंडियन माउंटेन रेंज पर इनके नाम है, जैसे आईएनएस नीलगिरी, आईएनएस उदयगिरी, आईएनएस तारागिरी, आईएनएस महेंद्रगिरी, आईएनएस हिमगिरी, आईएनएस दूनागिरी और आईएनएस विंध्यगिरी। इनमें से दो फ्रिगेट्स जो कि 26 अगस्त को अभी कमीशन किए गए, आईएनएस उदयगिरी है और आईएनएस हिमगिरी। ठीक है, आई होप समझ में आए होंगे। और इनको बनाने का श्रेय दो कंपनियों को दिया जाता है। 4 बनाने वाला है मजगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड और 3 बनाएगा गार्डन रिच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर। तो ऐसे 7 फ्रिगेट्स शामिल किए जाएंगे इंडियन नेवी में। ओके, तो 27 अगस्त के सभी करंट अफेयर यहां पर हमने डिटेल में डिस्कस कर लिए। अब हम बात कर लेते हैं लास्ट डे के करंट अफेयर के रिवीजन की, रिवाइज कर लेते हैं। फुटबॉल टूर्नामेंट डुरंड कप के 134वें एडिशन का खिताब किसने जीता? नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड ने जीता है। फिर राष्ट्रीय वन्य जीव बोर्ड द्वारा सुंदरवन टाइगर रिजर्व के क्षेत्र के विस्तार को मंजूरी प्रदान की गई। इसका क्षेत्रफल लगभग कितना हो गया है? 3629 किलोमीटर स्क्वायर, 3629 किलोमीटर स्क्वायर। ठीक है, भारतीय सेना द्वारा सेना और नागरिक एजेंसियों के बीच में सहयोग स्थापित करने के लिए समन्वय शक्ति 25 एक्सरसाइज कहां आयोजित किया जा रहा है? तो असम और मणिपुर में। मिस ओशियन वर्ल्ड 2025 का खिताब एवलिन नीम मोहम्मद साहले ने जीता। ये किस देश से संबंधित है? तो ये संबंधित है साउथ सूडान से। एशिया प्रशांत प्रसारण विकास संस्थान का कार्यकारी अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? तो ये अध्यक्ष बना है इंडिया। द्रुबजा पाइपलाइन अभी हमने बात की थी, रशिया की पाइपलाइन है। पहले खेलो इंडिया वाटर गेम्स 2025 की मेडल टैली में टॉप पर कौन? मध्य प्रदेश राज्य। अक्टूबर में आयोजित होने वाले 68th कॉमनवेल्थ पार्लियामेंट्री कॉन्फ्रेंस में भारतीय डेलीगेशन का नेतृत्व कौन करेंगे? तो ये करेंगे लोकसभा स्पीकर ओम बिरला। भारतीय विज्ञापन एजेंसी संघ ने किसे अपना अध्यक्ष नियुक्त किया? तो ये बने हैं कौन? श्रीनिवासन स्वामी या श्रीनिवासन स्वामी। क्रिकेटर चेतेश्वर पुजारा ने इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की है। इनके जीवन पर आधारित बुक का नाम क्या है? तो द डायरी ऑफ अ क्रिकेटर्स वाइफ। आंसर सी। ये सारे करंट अफेयर कल के सेशन के हो गए, हमारे डिटेल में हमने डिस्कस कर लिए। अब हम चलते हैं हमारे क्वेश्चन ऑफ द डे के आंसर पर। ऑपरेशन फ्लड दूध उत्पादन से संबंधित है। गांधी इरविन समझौता 5 मार्च 1931 में हुआ था और भारतीय संविधान का आर्टिकल जो अस्पृश्यता के उन्मूलन की बात करता है, आर्टिकल 17 है। बिल्कुल सही आंसर आए हैं आदिल अख्तर और पूजा कुमारी। आप सभी के सही आंसर है में से जितने भी स्टूडेंट ने कमेंट किए हैं। अब आज के क्वेश्चन ऑफ द डे देख लेते हैं। भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी बेरन द्वीप कहां पर स्थित? आज के सेशन में हमने बात भी की है। मानव शरीर में विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? और भारत में जीएसटी कब लागू किया गया था? तीनों क्वेश्चन को नोट कीजिए, कमेंट में आंसर कीजिएगा। कल का जो सेशन है 28 अगस्त का, याद रखिएगा दोपहर में 2 बजे तक आपको वो सेशन मिल पाएगा, तो परेशान मत होइएगा। दोपहर में 2 बजे आप देख लीजिए। आई होप सेशन पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। कल फिर मुलाकात करेंगे नेक्स्ट डे के करंट अफेयर में। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद, जय भारत।